सभी को नमस्कार। आज हम जो आपका 9वीं कक्षा की जो एसएसटी है, जो सामाजिक विज्ञान है, उसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हिंदी में जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, वो सब्जेक्ट जो हैं उनको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की जो आपकी पुस्तक है उसका पहला पाठ जो है वो शुरू करेंगे। और पहले पाठ का आपका नाम है भारत, यानी कि आकार और स्थिति। यानी कि आपको भारत के बारे में पहले पाठ में बताना है, यानी कि जो हमारा देश है उसकी आकार कैसा है, उसका स्थिति क्या है, मतलब ईस्ट में है और उत्तरी अक्षांश है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, तो जो विश्व में जो है उसकी स्थिति क्या है वो सब हम जो है इस पाठ में पढ़ेंगे। अभी हम आप इस पाठ को शुरू कर लेते हैं। ये पाठ जो है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें से प्रश्न जो है वो किस तरह के बनते हैं। वो प्रश्न चाहे आपकी 9वीं कक्षा हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जैसे कि अगर कोई टेट की तैयारी कर रहा है उसमें भी, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है वो लगभग प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो वही जो है हम ध्यान से पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम पाठ को शुरू कर लेते हैं। इसमें जो है कहता है कि भारत जो है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, वो सबको पता है कि भारत बहुत प्राचीन है। भारत की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है उनमें से एक है। और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। क्या कहता है कि पिछले 5 दशक का मतलब क्या हो गया, 50 वर्ष, यानी कि 10-10 साल के 5 दशक हो गए। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, और ये कहता है 5 दशक, यानी कि 5 बार 10 वर्ष बीत गए, यानी कि 50 वर्ष हो गए। कहता है कि पिछले 50 वर्षों ने भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी उन्नति मतलब बहुत ज़्यादा उन्नति की है सब तरह से। कहता है सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। सामाजिक रूप से कैसे कि पहले हमारा समाज पिछड़ा हुआ था, एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, ये सब जो चीज़ें हैं कि अब जो है वो समाज है उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, जो पुरानी प्रथाएं हैं वो बंद हो गई हैं, इस तरह से सामाजिक विकास हो गया। आर्थिक विकास हो गया कि पहले लोग बहुत गरीब थे, गरीब तो अब भी है, हमारा देश अभी कोई धनवान नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जैसे आज़ाद हुआ था उससे स्थिति जो है वो सुधर गई है, आंकड़ों में ऐसा बताते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। जो बहुमुखी उन्नति की बात हो रही है ना, वो बहुमुखी उन्नति किस किस चीज़ में हुई है, वो कहता है कृषि में हुई है, यानी कि एग्रीकल्चर में हो गई। उद्योग यानी कि इंडस्ट्री में हुई है। तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी में भी उन्नति हुई है, प्रोग्रेस हुई है। और फिर कहता है सर्वांगीण आर्थिक विकास, मतलब सभी तरह का जो आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास क्या होता है, एक तरह से आप समझिए कि पैसे से संबंधित जो भी विकास है। अगर किसी को किसी पैसे की ज़रूरत है, मान लो किसी को अगर स्वास्थ्य संबंधी या खाना पीना जो भी है, वो पैसे के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं ना, तो उससे संबंधित जो विकास है ना, उसमें कहता है कि अद्भुत प्रगति हुई है। और फिर क्या कहता है कि भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना उसमें भारत का जो इतिहास है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा कहा जाता है। अब जो है वो भारत के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा देश जो है वो कितना बड़ा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वो जो वर्ल्ड का ग्लोब है या मैप है उसमें कहाँ पर स्थित है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, भारत एक विशाल देश है, ठीक है, सबको पता है। क्या कहता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इससे क्या समझते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हो गया, मैं आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाती हूँ, उस चित्र में आपको समझ में आएगा। आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड का एक तरह से ग्लोब का है, ठीक है, चित्र है। इसमें पूरा विश्व आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका यहाँ पे है, यहाँ पे यूरोप है, फिर यहाँ पे एशिया है, और भारत जो है वो कहाँ पे है, भारत एशिया में है। आपको यहाँ पे भारत जो है वो दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे भारत है, तो भारत कहाँ पे है, भारत एशिया में है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे याद कर लेंगे कि भारत कौन से महाद्वीप में है, भारत एशिया महाद्वीप में है। फिर ये कहता है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में है कैसे कहते हैं, तो आपको पता होगा जब आप ग्लोब देखते हैं तो यहाँ से क्या होता है, 0 डिग्री निकलती है। कितने डिग्री,
0 डिग्री। और जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, वो जो है वो विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला भाग है नॉर्थ वाला, उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला भाग है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और वो किस तरह से है, ये कहता है कि इसका जो मुख्य भाग है ना, मेन जो पोर्शन है वो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर है। किस तरह से है मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से, जैसे आपको यहाँ पे भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर से कट गया, अब दोबारा से बताती हूँ मैं। जैसे आपको मैंने यहाँ पे निशान भी लगाया हुआ है, ये आपको मैप पे दिख रहा होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। अब ये क्या कहते हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, मतलब जो बिल्कुल साउदर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो है, वहां से 8 डिग्री 4 रेखा गुजरती है। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री थी ना, मैंने यहाँ पे बताई आपको 0 डिग्री, तो ये जो भारत का अंतिम छोर है, यहां से जो रेखा निकलती है अक्षांशीय रेखा, वो है 8 डिग्री 4। ठीक है, और वो नॉर्दर्न है, क्योंकि आप नॉर्दर्न क्यों है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 0 डिग्री थी, तो भारत जो है वो पूरा 0 डिग्री से ऊपर है। तो भारत 0 डिग्री से ऊपर है, यानी कि नॉर्थ में है, 0 डिग्री के नॉर्थ में है, इसलिए भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पे है, 8 डिग्री 4 उत्तर। ठीक है, ये उत्तर वाली रेखा होगी 8 डिग्री 4, उससे लेकर के यहाँ पे भारत अंतिम कहाँ पर है, जो अंतिम रेखा है वो भारत की कितनी है, 37 डिग्री 6। ठीक है, इस तरह से ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, इस तरह से ये कहता है। और फिर एक और चीज है कि भारत जो है वो जो है ईस्ट में है। ईस्ट में कैसे है, जैसे आपको थोड़ा सा याद होगा कि हम क्या कहते हैं, पश्चिमी देश। ठीक है, ये जो यूरोप है, अमेरिका है, इनको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, कि पश्चिमी देश हम ऐसा बोलते हैं। तो जो आपका जो भारत है वो ईस्ट में है। ईस्ट में कैसे है, जैसे आपको ध्यान होगा ना, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री है जो लंदन से निकलती है, यहाँ पे 0 डिग्री है जिसके अनुसार समय ज्ञात करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, तो इस 0 डिग्री के इधर जो है वो है पूर्व, ईस्ट, और यहाँ पे जो है वो है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो इस 0 डिग्री के इधर हम बोल देते हैं पश्चिमी और इधर बोल देते हैं पूर्वी। तो भारत कहाँ है, पूर्व में है। भारत देखो, जो आपकी भूमध्य रेखा थी, विषुवत रेखा थी 0 डिग्री, ये बीच वाली, उसके तो उत्तर में हो गया। ठीक है, और ये आपकी जो 0 डिग्री जो लंदन से निकलती है ग्रीनविच रेखा, इसका जो है वो ईस्ट में हो गया। ठीक है, तो भारत कैसा है, भारत जो है उत्तर में है और पूर्व में है। अब देखो यहाँ से ये रेखा और ये रेखा, अब इस रेखा के अनुसार ये उत्तर में हो गया और इस रेखा के अनुसार ये पूर्व में हो गया, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में हो गया इंडिया। ठीक है, अब मैंने नॉर्थ वाला तो आपको बता दिया था कि इसकी यहाँ पे बिल्कुल जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ पे है 8 डिग्री 4, और जो बिल्कुल उत्तर वाला भारत का पॉइंट है वहां पे है 37 डिग्री 6। ये वाली जो अक्षांशीय रेखा है वो वहां से निकलती है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना, ये बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं यहाँ पे खींची हुई हैं। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखाएं होती है, और जो आपको इस तरह से खींची हुई दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये होती है देशांतरीय रेखा। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होती हैं, ये वाली लैटिट्यूड होती हैं, और ये जो ये वाली होती हैं, ये वाली ये होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो और आप क्या समझते हैं, फिर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत जो है वो उत्तर में है और पूर्व में है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और उत्तर वाली मैंने अच्छे से बता दिया। अब पूर्व में कैसे है, अब देखिए भारत का जो बिल्कुल पूर्व का पॉइंट है, बिल्कुल ईस्ट का पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वो बिल्कुल एकदम ईस्ट में है, और वहां पे ये वाली जो रेखाएं खींच रही है ना, ये वाली रेखाएं, ये कितना डिग्री है, ये है 68 डिग्री 7 पूर्व, ईस्ट में है। और यहाँ पे जो बिल्कुल गुजरात में है, गुजरात जो है वो इसका बिल्कुल ईस्ट का पॉइंट है, गुजरात में कितने डिग्री रेखा निकलती है, 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 हो गया। ठीक है, देशांतर रेखा है। मुझे लगता है आपको ये अक्षांश और देशांतर अच्छे से समझ में आ गया। अक्षांश जो है वो कैसे है, उत्तर और दक्षिण वाला, और देशांतर जो है वो पूर्व और पश्चिम वाला। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब एक और पॉइंट यहाँ पे है, भारत जो है वो 0 डिग्री से ऊपर है, एक चीज समझ में आई। दूसरी चीज क्या है, भारत के लगभग बीच में से
लगभग बीच में से, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, फिर आगे जा करके त्रिपुरा आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, मिजोरम वगैरह आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो भारत के स्टेट हैं इनसे होकर के एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा का जो डिग्री है, अक्षांश है, वो कितना है? 23 डिग्री 30। ठीक है, 23 डिग्री 30 अगर आप इसको बोलें। और इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा इसका नाम है, इस रेखा का, जो लगभग भारत के बीच से गुजरती है। ठीक है, और इसका नाप कितना है? 23 डिग्री 30 है। ठीक है, ये मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा इस चित्र को देख करके। अब हम जो है आगे पढ़ लेते। आगे क्या होता है, मैंने अभी भी बता दिया कि आपको कर्क रेखा जो है वो लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, क्या है? ये कहता है कि जो आपका मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग मैंने बताया था, कहाँ से कहाँ तक बताया था? ये वाला जो मुख्य भूभाग था, जहाँ से मैंने 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री जो ऊपर बताया था, ये वाला मुख्य भूभाग है। ठीक है, जो ये आपका मुख्य भाग है इंडिया का, एक बार फिर से अच्छे से मैप दिखाती हूँ। ये कहता है कि इसके दक्षिण पूर्व में, अब दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है? एक बार फिर से अच्छे से मैप देखिए, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जो ये इंडिया है ना, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब ये कहता है कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है। तो अगर आपको पता होगा कि इंडिया में के मैप पे अंडमान निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार जो है वो मैं बताती हूँ आपको कहाँ पे है। यहाँ पे है, बिल्कुल इसके नीचे है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के इधर है। तो इसको कहते हैं कि दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में कैसे हो गया? एक तो देखिए यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे क्या है? साउथ है, और इन दोनों के बीच वाला जो होगा ना, उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, कि वो साउथ में है और वो ईस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ वाला जहाँ पे अंडमान निकोबार है उसको बोल देंगे दक्षिण पूर्व, और ये वाला जहाँ पे आपको चाइना दिखाई देता है, नेपाल दिखाई देता है, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये वाला जिस बॉर्डर से पाकिस्तान लगता है, ये वाला होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, कैसे होता है? और ये वाला इधर जो रह गया, जहां से अरब सागर लगता है, जहां गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। अब किस तरह से आपको समझ में आ गया? अगर आपको साइड पता है कि जहां पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, असम है, वो दिशा जो है पूर्व है। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात वाली पश्चिम दिशा है, नीचे केरला वाली दक्षिण दिशा है, और जम्मू कश्मीर वाली उत्तरी दिशा है। अब जो मेन दिशाएं थी ना, उन दिशाओं के बीच में 4 कोने हैं। ठीक है, 4 कोने हैं, और उन कोनों को, जैसे एक कोना यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, मेन दिशाएं तो यहाँ पे हो गई इस तरह से, जो मैंने छोटे डंडे खींच दिए यहाँ पे। तो ये वाली क्या होगी? देखो, ये वाली जो है ये एक तो उत्तर में है, ईस्ट में है, और दूसरी पूर्व में है, तो इसका कंबाइंड नाम होगा उत्तर पूर्व। और यहाँ पे जहाँ पे अंडमान है, ये क्या है? पूर्व में भी है और ये साउथ में भी है, तो इसका नाम क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा। और जहाँ पे ये है महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात तो पूरा पश्चिम में ही है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वो क्या होता है? एक तो वो साउथ में है, दूसरा वेस्ट में है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। जहां पे पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है वो नॉर्थ में है, उत्तर में है, और कौन सी दिशा है? पश्चिम है, तो उसका नाम उत्तर पश्चिम हो गया। जैसे इंडिया क्या था? इंडिया को अगर आप गोलार्ध में देखते हैं तो इंडिया को कहते हैं इंडिया ईस्ट में है और इंडिया उत्तर में है, नॉर्थ में है। इसी तरह से जो है वो भारत की दिशाएं हो गई। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार जो है वो दक्षिण पूर्व में है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहता है जो इसका दक्षिण पश्चिमी पार्ट है, जो इसका दक्षिण पश्चिम, मैंने दक्षिण पश्चिम आपको बताया था ना, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है, वहां पे क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, और अरब सागर है। ठीक है, आपका अंडमान निकोबार जो यहाँ पे था वो कहाँ पे, किस में है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। अगर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, अरब सागर में कौन सा द्वीप है, तो आप बता देंगे अरब सागर में लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि भारत जो है वो कितने डिग्री से कितने अक्षांश पे फैला हुआ है। ठीक है, भारत जो है वो कितने देशांतर में फैला हुआ है, तो मैंने आपको बताया ही था कि ईस्ट और वेस्ट में कितना है। भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से देशांतर में स्थित है? तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है।
इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब आगे जो है वो आगे क्या कहता है, ये कहता है कि क्या आप जानते हैं, तो ये जो है ना एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इस प्रश्न को आप ध्यान से, बॉक्स में जो भी प्रश्न आता है ना, बहुत बार चांस होता है कि वही प्रश्न पेपर में पूछा जाए। जैसे मैंने सीटेट का पेपर दिया था 2011 में, तो सेम टू सेम मैंने जितने भी पेपर दिए थे, तो एनसीईआरटी की बुक्स में ना आपको बॉक्स बने दिखाई दे जाते हैं इस तरह से। हर एक लेसन में 4-5 बॉक्स ऐसी तरह से बने होते हैं जो अलग कलर में होते हैं, उनमें प्रश्न लिखा होता है। मेरे बहुत सारे प्रश्न जो है मेरे सीटेट में उन्हीं बॉक्स में से पूछे गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं वो पढ़ के चली गई थी। तो इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, कहता है कि भारत का सबसे साउथ पॉइंट जो है ना, सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो क्या है, इंदिरा बिंदु है। उस बिंदु का नाम क्या है, प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट बताओ, दक्षिणतम बिंदु बताओ, तो वो क्या है, इंदिरा बिंदु है। और उस बिंदु की एक विशेषता क्या है कि वो ये है कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो वो समुद्र में पूरी तरह से डूब गया था, यानी कि वो अब दिखता नहीं है, समुद्र में पूरी तरह से डूब चुका है। अब आगे जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, उस पूरे पैराग्राफ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ, भारत जो है वो आकार में विश्व में 7वां बड़ा देश है, ठीक है। यानी कि अगर बड़े से छोटा देश का आकार अगर नापा जाए तो भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत को आकार के अनुसार बताइए कितने नंबर पे, छठा है, 5वां बड़ा है, 7वां बड़ा है, तो भारत जो है ना 7वां बड़ा देश है, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। उसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है 170.7 जो है वो वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर इस तरह से है। अगला जो बड़ा देश है वो है कनाडा। आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछता है कभी भी, आपसे बस इतना पूछता है कि आप देश जो हैं उनके साइज को छोटे से बड़े में लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से पूछता है। तो सबसे बड़ा आपका रूस हो गया, तो नंबर 1 हो गया रूस। अगर आपको क्रम में जचाने को बोले ना कि छोटे से बड़ा जचा दो या बड़े से छोटा जचा दो, अगर बड़े से छोटा पूछता है तो सबसे पहले होगा रूस, दूसरे नंबर पर होता है कनाडा, तीसरे नंबर पर बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे है आपका चाइना, 5वें नंबर पे आपका है ब्राजील, 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है आपका भारत, ठीक है। इस तरह से है। अगर आप इसको याद भी कर लेंगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो 7वां बड़ा देश है। ये आपको जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम पढ़ लेते हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में, और फिर ये सारी चीजें मैं आपको फिर से मैप पे बता दूंगी, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। पेपर में पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। थोड़ा सा नंबर इधर उधर करेगा और उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। फिर ये क्या कहता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। यानी कि मैंने आपको जो मैप दिखाया था, ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप था उसमें भारत यहाँ पे स्थित था। तो विश्व में जितने भी देश हैं अगर वो सारा क्षेत्रफल लगा दिया जाए विश्व का, उस क्षेत्रफल पे जो भारत जो है वो कितने % पे है, भारत जो है वो 2.4% क्षेत्रफल पे है, ठीक है, क्षेत्रफल फैला हुआ है। आप ये याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है कि भारत जो है वो कितने % क्षेत्र पे फैला हुआ है विश्व के, तो वो है 2.4%, ठीक है। उसके बाद जो है भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा का क्या मतलब होता है, स्थल वाली सीमा जो है, बॉर्डर, भारत की जो बॉर्डर है वो स्थल वाली का मतलब क्या होता है, जिससे भूभाग लगता है, जमीन लगती है, समुद्र नहीं लगता, पानी नहीं लगता, जिसको जमीन जिसको लगती है वो कितना किलोमीटर है, वो है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि जहां पे समुद्र नहीं लगता, केवल जो है वो जमीन लगती है, और वो मैं एक बार फिर से आपको मैप पे भी समझा दूंगी। और फिर जो है समुद्री तटरेखा, यानी कि वो बॉर्डर जहां पे समुद्र लगता है, जहां पे अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप समूह है, वो कितने किलोमीटर है, वो है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। और अब टोटल कितनी हो जाएगी, तो 15,200 में आप 7,516 को आप जोड़ देंगे, ठीक है, 7,516.6 को आप जोड़ देंगे तो टोटल भारत की बॉर्डर जो है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको मैप में समझाऊंगी अच्छे से, आप मैप को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है,
एक जो है आप स्ट्रक्चर याद करेंगे, यहाँ पे लगभग यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये तो जो निकल रही है ना, ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जिसको मैंने बताया था 23 डिग्री 30, मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ से लगभग इसके नीचे से 22 डिग्री निकलती है, ठीक है। और इसकी क्या है, ये कहता है कि 22 डिग्री से लगभग जो है वो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो लगभग 22 डिग्री से क्या होता है, नीचे संकरा होता जाता है। संकरा मतलब नीचे से अगर आप देखेंगे तो एक तिकोनी साइड ले लेता है, नुकीला सा हो रहा है नीचे से जाकर के, ठीक है। संकरा हो रहा है, संकरा मतलब नीचे से जाकर के एक तरह से आप कह देते हैं, वो हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भीड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये 22 डिग्री जो है रेखा यहाँ पर, उससे नीचे ये जो है वो संकरा हो जाता है, ठीक है। ये एक आपकी पॉइंट है, एक आपकी बात है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। दूसरी बात जो है वो क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको क्या बताई थी कि जो स्थल सीमा है, अगर आप यहाँ से लेते हैं स्थल सीमा जो है वो मैंने आपको कितनी बताई है, स्थल सीमा मैंने आपको बताई है 15,200 किलोमीटर। और फिर मैंने आपको जो समुद्री रेखा बताई है, समुद्री रेखा मैंने आपको यहाँ से कितनी बताई है, वो मैंने आपको बताई है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इतनी मैंने आपकी समुद्री रेखा बताई। तो आप इसको दिमाग में रख लेंगे, जो यहाँ पे है ये स्थल रेखा है जहाँ से जमीन लगती है, और नीचे वाले से आपका समुद्र लगता है, ये बात आप याद रख लेंगे। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जो है, पहले मैं सबसे ऊपर नॉर्थ में बताती हूँ आपको, जो मैप में दिखाया था मैंने, यहाँ पे बिल्कुल जो नॉर्थ का पॉइंट है इंडिया का वो है 37 डिग्री 6, ठीक है। और जो बिल्कुल साउथ का पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल साउथ का पॉइंट जो है वो आपको दिख रहा होगा, वो है 8 डिग्री 4। यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो मैंने आपको बताए थे कि दक्षिण पूर्व में है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व दिशा है और यहाँ पे दक्षिण दिशा है, दोनों के बीच वाली दिशा हो गई दक्षिण पूर्व। और यहाँ पे मैंने दक्षिण पश्चिम बोला था, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम दिशा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा है, बीच वाली दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। और यहाँ पे आपका क्या है, अरब सागर है, और यहाँ पे आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्या है कि आपको एक लंबाई याद करनी होती है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। कौन सी लंबाई, मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। ये जो है मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, 68 डिग्री 7 बताया था, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 बताया था। अब इनके बीच की लंबाई कितनी है, वो लंबाई आपसे पेपर में बार बार पूछी जाती है कि इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, तो वो है 2,933 किलोमीटर। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब हमने पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व वाली लंबाई तो हमने देख ली कि कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। अब उत्तर से दक्षिण वाली भी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण वाली कौन सी है, जो आपकी यहाँ पे है 37 डिग्री 6, यहाँ पे जो आपकी है 37 डिग्री 6 से लेकर के ये वाली जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है वो देखेंगे अगर आप, तो वो है आपकी 3,214 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको दोनों प्रश्न को, ये वाली और ये वाली दोनों याद कर लेंगे, पेपर में बार बार पूछी जाती है। अगर आपके पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पेपर में 4 ऑप्शन दे देते हैं। जैसे क्या पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल इतना है, भारत जो है वो इतने डिग्री से इतने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, भारत इतने डिग्री से इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। बोलेगा कि भारत की जो देशांतरीय लंबाई है ना, देशांतर की जो लंबाई है वो है इतने किलोमीटर है, मान लो 2,933 भी लिख देगा वहां पे। फिर ये कहता है कि भारत से उत्तर से दक्षिण पर भारत की लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है वो लिख देगा। इस तरह के सारे प्रश्न आपको दे देगा और फिर पूछता है इनमें से सही कौन सा है, या इन सारे पॉइंट में से गलत कौन सा है, उनमें से कोई एक पॉइंट जो है वो गलत कर देगा। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज याद करनी है, वो चीज आप ये याद रखेंगे, वो है कि देशांतर, आपकी जो याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा क्या होता है कि मानक याम्योत्तर जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप इसको देखें, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी देशांतरीय रेखा है, लॉन्गिट्यूड, एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है, ऐसी देशांतरीय रेखा है जिसके अनुसार हमारे देश का समय, टाइम निर्धारित होता है,
ठीक है। डिसाइड हम टाइम को कैसे करते हैं, ये वाली रेखा जो है, जो इंडिया के यहां से गुजर रही है उसके अनुसार। अब ये गुजर कहां से रही है, तो सबसे मेन जो है ना, सबसे बिल्कुल जहां से गुजरती है उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी कहां से निकलती है, उत्तर प्रदेश में कह देते हैं मिर्जापुर से निकलती है। कभी आपको मिल जाता है कि ये नैनी से निकलती है। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में लिखा मिल जाता है मेन। बाकी निकलती तो और भी कई सारे राज्य हैं वहां से निकलती है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश नीचे जाकर के आ जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो मेन जो है वो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर या नैनी को ले लिया जाता है कि वहां से होकर के ये निकलती है। ठीक है, अब यहां से निकलती है। अब इस रेखा का मतलब क्या है, इस रेखा का मतलब ये है कि इसके अनुसार हमारे देश का टाइम निर्धारित होता है। क्यों निर्धारित होता है, उसका कारण ये है, अगर आप देखेंगे कि सबसे ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, सबसे वेस्ट में क्या है, गुजरात है। अब ये जो है ना, यहाँ पे जो इतनी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर की, इसके अनुसार अब अगर आप देखेंगे सूरज जो है वो निकलता है, सूरज कहाँ निकलता है, ईस्ट में निकलता है, पूर्व में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो पहले निकल जाता है और गुजरात में सबसे बाद में निकलता है। और अब ये जो दूरी है ना, इसमें कितने टाइम का अंतर है, इसमें 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल जाता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में निकलता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह सूरज निकलता है तो गुजरात में कितने बजे निकलता है, 7 बजे निकलता है। ठीक है, अब अगर घड़ी जो है वो इसके अनुसार निर्धारित कर दी जाए कि ठीक है वहां पे 5 बजे निकल गया, वहां पे 7 बजे निकल गया, तो देश में जो अगर मान लो ट्रेन निकल रही है, ट्रेन का सारा टाइम जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऑफिस अगर खुल रहे हैं तो उनका टाइम अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको ठीक रखने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो बीच में से यह निकलती है 82 पॉइंट जो आपकी रेखा 82 डिग्री 30 जो रेखा, इसके अनुसार समय निर्धारित कर दिया कि इस रेखा पर जो समय होता है वही समय यहां माना जाएगा और वही समय यहां माना जाएगा, चाहे यहां पे सूर्य पहले निकलता है और यहां पे बाद में निकलता है। ठीक है, इसलिए जो है ताकि देश में जो है प्रॉब्लम ना हो, ट्रेन का टाइम एक रहे, मतलब बहुत सारे काम होते हैं कि सबका जो है वो समय निर्धारित रहे, इस वजह से पूरे देश में इस रेखा के अनुसार समय मान लिया गया है। हालांकि प्रॉब्लम होती है, ऑब्जेक्शन भी किया जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाले कहते हैं हमारे ऑफिस जो है वो अगर 9 बजे चाहिए थे, लेकिन ऑफिस 9 बजे खुले। 9 बजे खुलने का मतलब क्या है, अगर 5 बजे दिन निकला था तो दिन निकलने के 4 घंटे बाद ऑफिस खुला। और अगर ऑफिस जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में अगर ऑफिस 5 बजे बंद हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में और गुजरात में तो ज़्यादा समय में अंतर है ही नहीं। मान लो यहाँ पे 5 बजे ऑफिस बंद हो रहा है, तो गुजरात में जब मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब हमारे यहाँ 5 बजा, तो उसके अनुसार जो है वहाँ पे तो रात हो चुकी है। हमारे यहाँ तो दिन छिप रहा है, मतलब सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन वहाँ पर तो रात हो चुकी होती है क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि जब हम ऑफिस जाते हैं तब दोपहर हो चुकी होती है, और जब हम ऑफिस से घर आते हैं तो हमारा दिन जो है वो पूरा निकल चुका होता है, और हम जो है वो दिन का है सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए वो कहते हैं कि हमें अलग समय दे दिया जाए, ये एक ऑब्जेक्शन का कारण है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आज ये सब पढ़ लिया। एक कारण मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो आपके यहाँ पे नीचे 0 डिग्री निकल रही थी, उसके ऊपर यहाँ पे 8 डिग्री 4 है, और ऊपर जो था आपका वो 37 डिग्री 6 जो आपका था। तो ये जो है ना दक्षिण से उत्तर, जैसे पूर्व से पश्चिम में समय में अंतर आ रहा था, यहाँ से यहाँ में सेम वही क्या होता है, दक्षिण में जो है ना, दक्षिण और उत्तर में दिन रात में बहुत फर्क है। कन्याकुमारी जो है आपका जो दक्षिण का पॉइंट अगर आप ले लेते हैं कन्याकुमारी में जो दिन रात होते हैं ना वो लगभग बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो 0 डिग्री के पास में है। 0 डिग्री मतलब जो आपकी भूमध्य रेखा थी, और भूमध्य रेखा पर दिन रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग पूरी साल जो है वो सूरज लगातार एक जैसा चमकता है, आड़ा टेढ़ा नहीं चमकता। इसलिए जो आपका भारत का दक्षिण जो पार्ट है उस पे लगभग दिन रात बराबर होते हैं, पूरे नहीं होते, लगभग होते हैं। और जो आपका अगर जम्मू कश्मीर को अगर आप ले लेते हैं, वहाँ पे जो दिन रात होते हैं वो उसमें फ़र्क होता है। जैसे सर्दी में जो रात है वो बड़ी हो जाती है और गर्मी में दिन बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो साउथ इंडिया है उसमें ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, ये अंतर आपका आ जाता है जब आप साउथ से नॉर्थ जाते हैं।
तो इस प्रकार हमने आपका आज का जो ये पहला पार्ट है उसको आधा पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमें भी ये लगे कि हमें और अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर कोई भी सुझाव है तो आप वो सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।